हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों ज्यामिति चित्र की ये हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। इसके पहले हमने क्लास 1 करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? दोस्तों, रेडियस लिखने की सही विधि जो है ये हो जाएगी हमारी कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, R40। ये जो है ऑप्शन सी, ये रेडियस लिखने की सही विधि है। दोस्तों, रेडियस लिखने की सही विधि है R40। 40R गलत विधि है, 40 स्मॉल r गलत विधि है, R40 सही विधि है और R बराबर 40 ये भी क्या है? हमारी गलत विधि है। तो सही विधि कौन सी हो जाएगी? R40। ठीक है, तो रेडियस लिखने की सही विधि R40 वाली ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोलीय त्रिज्या दर्शाने का सही विधि चुनो। दोस्तों, गोलीय त्रिज्या मतलब स्फेरिकल रेडियस को दर्शाने की सही विधि जो होती है वो होती है SR30। ये जो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलीय त्रिज्या जो है इसको SR30 के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों, ये व्यास बोले तो पाई के रूप में दर्शाते हैं व्यास को। आर जो होता है त्रिज्या को दर्शाता है, SR गोलाकार त्रिज्या को दर्शाता है और ये जो है ये वर्ग को दर्शाता है और S5 जो है ये गोलाकार व्यास को दर्शाता है। यदि आपको S5 नजर आए तो इसे क्या बोलेंगे? हम गोलाकार व्यास बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी गोले के व्यास को दर्शाने की सही विधि अभी हमने बताया। किसी गोले के व्यास को दर्शाने की सही विधि क्या है? S560, S5। तो S5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। किसी गोले के व्यास को दर्शाने की सही विधि है दोस्तों S560। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसपी 46 2003 के अनुसार एक आयताकार सेक्शन की छड़ का संकेत होता है। दोस्तों, एक आयताकार सेक्शन की छड़ का संकेत जो होता है वो है ऑप्शन नंबर बी। यही तो आयताकार है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है जो तो दोस्तों ये वर्गाकार ठोस काट है। कौन सा? वर्गाकार। बात करें आयताकार ठोस काट की तो ये आयताकार ठोस काट हो जाएगा। ठीक है, ये है त्रिभुजाकार ठोस काट। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? ये अर्धवृत्ताकार ठोस काट है। और अगर से आपको ऐसा दिख जाए गोले के अंदर तो इसे हम बोलते हैं वृत्ताकार ठोस काट। क्या बोलते हैं इसे? हम वृत्ताकार ठोस काट बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिरामिड जिस बिंदु पर सभी त्रिभुजाकार सतहें मिलती है क्या कहलाती है? पिरामिड में जिस बिंदु पर सभी त्रिभुजाकार सतहें मिलती है वे क्या कहलाती है? तो वे एपेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एपेक्स कहलाती है। पिरामिड सूची स्तंभ के वे ठोस होते हैं जिनका आधार एक क्या होता है? बहुभुज होता है तथा आधार की प्रत्येक कोर पर स्थित त्रिभुजाकार फलक इसके आधार के मध्य बिंदु से जाने वाली अक्ष पर किसी बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष बिंदु या फिर एपेक्स। क्या बोलते हैं इसे? हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं या फिर एपेक्स इसे हम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंगुलर माप लिखने की विधि का नाम बताइए। दोस्तों, ये जो माप दिख रहा है आपको, एंगुलर माप लिखा गया है इसमें, ये कौन सी विधि है जिसमें ये दर्शाया गया है? तो दोस्तों, सभी तीर के निशान देखिए बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर है मतलब ये अलाइंड सिस्टम है। दोस्तों, कौन सा सिस्टम है? ये अलाइंड सिस्टम। दिए गए चित्र में अलाइंड सिस्टम विधि द्वारा एंगुलर माप को लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अलाइंड विमांकन विधि में विमा रेखा टूटी नहीं होती बल्कि सभी विमाओं की माप सदैव विमा रेखा के ऊपर लिखा जाता है। अलाइंड विमांकन विधि में विमाओं को पढ़ने के लिए आरेखन को घुमाना पड़ता है, इसलिए विमांकन का प्रयोग कम किया जाता है। ये जो अलाइंड सिस्टम है दोस्तों, इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आरेखन को क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है, इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विबिंदु संदर्भ को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों, द्विबिंदु संदर्भ को क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं कोणीय संदर्भ। क्या बोलते हैं इसे? हम कोणीय संदर्भ बोलते हैं, एंगुलर पर्सपेक्टिव बोलते हैं किसे? द्विबिंदु संदर्भ को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस चिन्ह में सूचित ज्यामिति विशिष्टता जियोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की पहचान करें। दोस्तों, ये जो दिया है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं चपटापन। क्या बोलते हैं इसे? हम चपटापन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी के बारे में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा दिखाई दे तीर की तरह, सीधी लाइन की तरह, तो इसे हम बोलते हैं सीधापन। इस प्रकार से दिख जाए आपको, इसे बोलते हैं चपटाकन।
चपटापन और इस प्रकार से दिख जाए वृत्त के रूप में तो इसे वृत्ताकार बोलते हैं, और इस प्रकार से कोई आकृति आपको नजर आ जाए तो इसे बेलनाकृति बोलते हैं। दोस्तों एक रेखा की रूपरेखा इसके लिए इसका उपयोग करते हैं और एक सतह की रूपरेखा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विमांकित चित्र के किस भाग में त्रुटि है? दोस्तों विमांकित चित्र दिया गया है, इसके किस भाग में त्रुटि है ये हमको बताना है। तो दोस्तों 1 2 1 3 4 ये जो है 1 3 4 ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों, और ये भी गलत है दोस्तों। अब क्यों गलत है? उपयुक्त तो तीनों ही क्या है, गलत है। दोस्तों रेडियस को हमेशा RS में लिखा जाना चाहिए, साथ ही सभी लीडर लाइनें छोड़ देनी चाहिए, साथ की जितनी भी सभी लीडर लाइनें होती है उसे क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। RS के पश्चात एक शब्द जोड़ दिया जाए तो वह इसका अर्थ स्पष्ट कर देता है। दोस्तों RS के पश्चात एक शब्द जोड़ दिया जाए तो वह इसका क्या कर देता है, अर्थ को स्पष्ट कर देता है। और डाया जो है व्यास नहीं लिखा गया है, डाया जो है व्यास नहीं लिखा गया है, और छिद्र को पाई 12 के रूप में विभांकित करना चाहिए। जो दोस्तों छिद्र है इसे किसके रूप में विभांकित करना चाहिए, पाई 12 के रूप में। ये जो छिद्र है इसे किसके रूप में विभांकित करना चाहिए, पाई 12 के रूप में। ये डाया लिखा है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरोहेड के लिए निर्धारित लंबाइयां 5 mm और 3 mm है। चित्र में कंपोनेंट के डायमेंशन में 2 त्रुटियां है, ये त्रुटियां क्या है? तो कौन सी त्रुटि है हमको ये बताना है। दोस्तों 100 और 40 80 70 में से एक इसमें क्या है, त्रुटि है। अब ये है क्यों? दोस्तों 36 डायमेंशन में एक त्रुटि है। जो 36 डायमेंशन है दोस्तों ये वाला जो 36 डायमेंशन है इसमें क्या है, एक त्रुटि है। और वो त्रुटि क्या है दोस्तों, 40 80 70 में से एक अतिरिक्त है। दोस्तों ये 40 70 और 80 में से क्या है, एक अतिरिक्त है। अब दोस्तों क्योंकि पूरा परिमाप क्या है, ये देखिए पूरा परिमाप हमको क्या दिया गया है, 190 दिया गया है। तो जब पूरा परिमाप 190 दिया गया है और यदि इन सभी का प्रयोग किया जाना है तो संपूर्ण परिमाप जो 190 दिया गया है इसे कोष्टक में दिया जाना चाहिए था। कैसा? कोष्टक के रूप में दिया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, डायमेंशन दे दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, अर्थात 190 क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दोस्तों दूसरी त्रुटि जो है ये व्यास में है। अब व्यास में कौन सी त्रुटि है, देखिए पाई 100 और पाई 140 की अपेक्षा बिंब के निकट रखा जाना चाहिए। जो 100 होगा ना दोस्तों ये बिंब के क्या होगा, निकट होगा, और 140 जो होगा ना ये 100 के इस तरफ होगा, मतलब 100 के बाहर होगा। पहले छोटा होगा उसके बाद बड़ा आएगा, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, 140 को पहले लिखा गया है, 100 को बाद में लिखा गया है। तो पाई 100 को पाई 140 की अपेक्षा बिंब के निकट रखना चाहिए, क्योंकि 100 140 से क्या है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे 140 को बिंब के निकट रखा गया है और 100 को दूर रखा गया है। तो ये दूसरी त्रुटि है हमारी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका पाई 100 40 80 और 70 में से एक जो है इसकी त्रुटि निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में विशेषताओं की परिमापों को प्रदर्शित किया गया है। अंकों को सही मानते हुए विशेषताओं की सही विमांकित चित्र कौन सा है, सही विमांकन चित्र कौन सा है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों पांचवा वाला चित्र जो दिख रहा है आपको, ये वाला देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं हम आपके लिए। पांचवा वाला चित्र जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो है हमारा सही है। ये वाला क्या है हमारा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र मिलीमीटर मोटी माइल्ड स्टील की प्लेट से बने एक कंपोनेंट को प्रदर्शित करता है। चित्र में कितने अवस्थित आयाम हैं? अवस्थित आयाम हमको बताना है दोस्तों कितने हैं। तो दोस्तों अवस्थित आयाम है हमारे कितने, दो जो आयाम है ये कैसे हैं, अवस्थित है। अब दोस्तों ये कौन कौन से हैं दोस्तों, 25 mm एवं 80 mm जो है, ये जो 25 mm है दोस्तों, ये 25 mm और ये 80 mm जो है, ये क्या है हमारे अवस्थित डायमेंशन है। 15 mm की मोटाई निर्दिष्ट करने के उपरांत कंपोनेंट की डायमेंशन के लिए दूसरे बिंबों की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जब हमने 15 mm का मोटाई निर्दिष्ट कर दिया है तो इसके उपरांत जो है कंपोनेंट की डायमेंशन के लिए दूसरे बिंब की आवश्यकता हमको नहीं पड़ना चाहिए। तो जो गलत है, कितने अवस्थित आयाम है, तो ये 25 वाला अवस्थित है और ये 80 वाला जो है ये अवस्थित आयाम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित 10 mm मोटी आकार की माइल्ड स्टील की प्लेट को पूरी तरह विमांकित किया गया है। इस चित्र में कितने लोकेशन डायमेंशन है? दोस्तों लोकेशन डायमेंशन कितने हैं यहाँ पे, तो 3 जो है लोकेशन डायमेंशन है। कौन कौन से, एक तो 15 mm वाला, एक तो कौन सा हो जाएगा 15 mm वाला, ये जो दिख रहा है आपको ये लोकेशन डायमेंशन है। एक 30
रिम्ड होल लोकेट करने के लिए 25 mm, ये देखिए ये वाला 30, रिम लोकेट करने के लिए 25 mm, और सीधे तथा ढलुआ भाग के मिलान बिंदु को अवस्थित करने के लिए 35 mm। जो 35 mm है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला 35 mm, ये भी क्या है हमारा लोकेशन डायमेंशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डायमेंशन जो है ये लोकेशन डायमेंशन कहलाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विमांकित चित्र के किस भाग में त्रुटि है? दोस्तों विमांकित चित्र के किस भाग में त्रुटि है ये हमको बताना है। तो दोस्तों कौन से भाग में त्रुटि है? तो पहले और दूसरे भाग में, ये जो है पहला भाग और ये दूसरा भाग, इसमें क्या है, त्रुटि है। अब त्रुटि क्यों है दोस्तों बताइए? इसमें त्रुटि इसलिए है दोस्तों, कोई बड़ी त्रुटि नहीं है, यद्यपि प्रदत्त क्षेत्र में डायमेंशन अनदेखा किया जाना चाहिए, इसे दाहिने तरफ की बजाय बाएं तरफ से पढ़ा जाना चाहिए। दोस्तों इसको दाहिने तरफ की जगह कहां से पढ़ा जाना चाहिए? बाएं तरफ से पढ़ा जाना चाहिए, यही क्या है इसकी त्रुटि है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विमांकित चित्र के किस भाग में त्रुटि है? दोस्तों विमांकित चित्र के किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों ये है हमारे पहले भाग में त्रुटि। किसमें? इसमें, ये वाला भाग जो है इसमें क्या है हमारी त्रुटि है। दोस्तों कोणीय माप डिग्री में होना चाहिए ना कि रेडियंस में। यहाँ पे क्या दिया गया है हमको? रेडियन में दिया गया है, तो यही क्या है हमारी त्रुटि है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विमांकित चित्र के किस भाग में त्रुटि है? अब बताइए किस भाग में त्रुटि है यहाँ पे? तो दोस्तों उपयुक्त तीनों में ही जो है त्रुटि है, पहला दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा और तीसरा इन तीनों ही भाग में क्या है हमारी त्रुटि है। चौथा सही है दोस्तों, ये वाली त्रुटि है, ये वाली त्रुटि है, ये भी त्रुटि है, ये वाला जो है ये तो सही है दोस्तों। ठीक है, तो 20, 30 और 20 इन दोनों ही में क्या है त्रुटि होना चाहिए। दोस्तों क्यों त्रुटि है? क्योंकि जो डायमेंशन है ना ये बाहर की ओर होना चाहिए ना कि अंदर की ओर। तो दोस्तों देखिए डायमेंशन बगल में रखा गया है, सभी को बगल में, ये बाहर की ओर होना चाहिए दोस्तों। कहाँ पे? बाहर की ओर, लेकिन ये क्या है अंदर की ओर है। तो सभी डायमेंशन कंपोनेंट ड्राइंग बाहर होने चाहिए और पुर्जों के बगल में रखे जाना चाहिए ना कि अंदर की तरफ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे चित्र में प्रदर्शित 3 mm मोटे टेम्पलेट को बुरी तरह विमांकित किया गया है, कितने डायमेंशंस गलत तरीके से दिखाए गए हैं ये हमको बताना है। अब दोस्तों इसमें जो गलत डायमेंशंस है उसकी संख्या हमको बताना है। तो दोस्तों 8 डायमेंशन जो है ना इसमें गलत तरीके से दिखाए गए हैं। सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहले 38, ये वाला डायमेंशन गलत है। उसके बाद है दोस्तों हमारा गलत 32 वाला भी गलत है। कौन सा गलत है? 32 वाला। 32 नहीं, 32 वाला सही है दोस्तों। ये 10 वाला गलत है, दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा डायमेंशन गलत है हमारा। और ये 45 ऊपर ऊपर होना चाहिए ना कि नीचे, तो ये चौथा गलत हो गया। 15 नीचे होना चाहिए, पांचवा गलत हो गया। ये छठवा गलत हो गया, ये हमारा सातवां गलत हो गया, और ये 10 जो दिया गया ये आठवां गलत हो गया। तो 8 डायमेंशन इसमें गलत तरीके से दिखाए गए हैं। इस डायमेंशन को दर्शाना होता दोस्तों 6 डायमेंशन का प्रयोग करके ही इसको दर्शाया जा सकता था। ठीक है, तो उपयुक्त चित्र में 8 डायमेंशन क्या दिखाए गए हैं? गलत दिखाए गए हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट लाइन व डायमेंशन लाइन के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? दोस्तों ऑब्जेक्ट लाइन व डायमेंशन लाइन के बीच में कम से कम जो है 8 mm का अंतर होना चाहिए। कितने mm का? 8 mm का। दोस्तों ऑब्जेक्ट लाइन व डायमेंशन लाइन के बीच में कम से कम 8 mm अवश्य हो, तथा दो डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी 6 से 8 mm तक होनी चाहिए। दोस्तों जो ऑब्जेक्ट लाइन होता है और डायमेंशन लाइन के बीच का कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? 8 mm का, तथा दो डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी जो है 6 से 8 mm तक होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही ड्राइंग हमको यहाँ पे चुनना है। दोस्तों सही ड्राइंग जो है ये है ऑप्शन नंबर ए वाली जो ड्राइंग है ये क्या है हमारी सही ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से चित्र मापन का सही ढंग है। तो सही ढंग दोस्तों ये वाला है क्या? डी वाला? नहीं है। बी वाला है क्या? नहीं है। सी वाला है क्या? हाँ, सी वाला जो है सही मापन का क्या है? सही ढंग है। तो ए वाला भी नहीं होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विमाएं यथासंभव आरेखन में वस्तु सीमा रेखाओं से बाहर प्रदर्शित करनी चाहिए, जैसा कि विकल्प सी में दिखाया गया है। विमाएं एक ही इकाई में व्यक्त करनी चाहिए। विमाएं सदैव दृश्य रेखाओं में दिखानी चाहिए। विमाएं रेखाएं आपस में काटनी नहीं चाहिए। विमा रेखा अंक के ऊपर से नहीं खींची जाना चाहिए। विमा रेखा देखो ये अंक के ऊपर से खींची जाएगी ना, ऐसी नहीं खींची जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरो लगाने का सही तरीका कौन सा है? तो दोस्तों एरो लगाने का सही तरीका है ऑप्शन नंबर बी वाला। ये जो तरीका है ये एरो लगाने का सही तरीका है। एरो हेड बनाते समय यह अनिवार्य होता है कि एरो हेड एक्सटेंशन लाइन को अवश्य स्पर्श करे, एक्सटेंशन लाइन से आगे नहीं निकलना चाहिए तथा पहले भी समाप्त नहीं होना चाहिए। अतः एरो लगाने का सही विधि जो है ये वाली हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरोहेड की लंबाई होती है दोस्तों, एरोहेड की लंबाई जो होती है ना ये मोटाई का 3 गुना होती है। कितना होती है मोटाई का?
3 गुना होती है एरोहेड की लंबाई। एरोहेड की लंबाई तथा मोटाई में 3:1 का अनुपात होता है, अर्थात लंबाई मोटाई का 3 गुना होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप लिखने की विधि बताइए। दोस्तों ये जो माप लिखा गया है ये कौन सी विधि है? तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे हम? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम बोलते हैं। ये जो विधि दिखाई गई है देखो, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इसे हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में किसी वस्तु की सभी विमाएं ड्राइंग शीट पर इस प्रकार दर्शाते हैं कि सामने से देखने पर भी सभी विमाएं सीधी व ऊर्ध्वाधर दिखाई दे, चाहे विमा किसी भी दिशा में हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिरछे अक्षरों के लिए ऊर्ध्वाधर से कोण कितना होता है? दोस्तों तिरछे अक्षरों के लिए ऊर्ध्वाधर से कोण जो होता है ये 15 डिग्री होता है। कितना होता है? 15 डिग्री। दोस्तों तिरछे अक्षर समान दूरी पर तथा समान चौड़ाई के तिरछे या झुके हुए लिखे जाते हैं। इन अक्षरों को भी दो निर्देशक रेखाओं के बीच में लिखते हैं। भारतीय मानक संस्था के अनुसार झुके अक्षरों का झुकाव 36 से 75 डिग्री या ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री के कोण पर दाहिनी ओर रखा जाता है। अगर 36 से पूछे तो 75 डिग्री और ऊर्ध्वाधर से पूछे तो 15 डिग्री के कोण पर कहाँ रखा जाता है? दाहिनी ओर रखा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षरों को प्रायः किस नाम से संबोधित किया जाता है? दोस्तों अक्षरों को प्रायः जो है किसके नाम से? अपर केस के नाम से और लोअर केस, उपरोक्त दोनों के नाम से क्या है किया जाता है? संबोधित किया जाता है। अक्षरों को अपर केस बड़े अक्षर तथा लोअर केस छोटे अक्षर दोनों नाम से संबोधित किया जाता है। ये है हमारे बड़े अक्षर और ये क्या है? हमारे छोटे अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोअर केस अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों लोअर केस अक्षरों की जो ऊंचाई होती है, मतलब ए बी सी डी, ये जो लोअर केस अक्षर है इसकी जो ऊंचाई होती है ये होती है 2.5 से 14 mm के बीच में। कितनी होती है? 2.5 से 14 mm। तो लोअर केस के अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है? 2.5 से 14 mm। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभियांत्रिक रेखा चित्र में कई प्रकार के अक्षर के प्रकार होते हैं। अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी के प्रकार का नाम बताइए। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों प्रकार, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं गोथिक। क्या बोलते हैं इसे हम? गोथिक अक्षर बोलते हैं। दोस्तों आरेखन में कई प्रकार के अक्षरों के प्रकार हैं, जैसे गोथिक अक्षर, ये गोथिक, रोमन अक्षर, टेक्स्ट अक्षर, इटैलिक अक्षर। गोथिक अक्षर की बात करें तो इन अक्षरों व अंकों के स्ट्रोक की कुछ मोटाई होती है। तकनीकी ड्राइंग में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्षर ए बी सी डी ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं गोथिक अक्षर। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभियांत्रिक रेखा चित्र में अनेक प्रकार के अक्षर होते हैं। नीचे दिए गए अक्षर की शैली पहचानिए। ये जो अक्षर है दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? इसे गोथिक बोलेंगे क्या? नहीं, गोथिक तो हमने बताया था कैसे होते हैं। टेक्स्ट बोलेंगे क्या? नहीं। इटैलिक बोलेंगे? इटैलिक तो तिरछे दिखेंगे तो इसे हम इटैलिक बोलेंगे, तो इटैलिक भी नहीं होगा। तो ये है दोस्तों हमारे रोमन अक्षर। इसे क्या बोलते हैं हम? रोमन अक्षर बोलते हैं। प्रश्न में दिए गए बड़े अक्षर तथा छोटे अक्षर दोनों ही रोमन शैली के अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए प्रकार के अक्षरों के मध्य में कम से कम कितना उचित अंतर होना चाहिए? दोस्तों ए प्रकार के अक्षरों के मध्य में कम से कम जो है 6:14 का अंतर होना चाहिए, 6/14 का। ठीक है, ए प्रकार के अक्षरों के मध्य कम से कम 6/14 का अंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IS 9609 1983 के अनुसार अक्षरों की मानक ऊंचाई किस संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है? दोस्तों अक्षरों की मानक ऊंचाई जो होती है ना, ये √2 संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BIS के मानक IS 9609 1983 के अनुसार अक्षरों की मानक ऊंचाई वर्गमूल 2 के प्रगतिशील अनुपात में होती है, जो कि 2.5, 3.5, 5.7, 10.14, 10 और 14 तथा 20 mm में होती है। यह बड़े अक्षर के लिए है। छोटे अक्षरों के लिए ऊंचाई जो होती है 2.5, 2.5, 5.7, 10 तथा 14 mm की होती है। ठीक है, तो जो बड़े अक्षर की होती है कहाँ से होती है? 2.5 से 20 mm तक, और छोटे अक्षरों के लिए होती है 2.5 से 14 mm की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण कितना होता है? दोस्तों तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण जो होता है ये होता है हमारा 75 डिग्री। कितना होता है? 75 डिग्री होता है। 36 में 36 दिशा 36 जो होता है ना वो 75 होता है। ऊर्ध्वाधर पूछ लेता तो 15 डिग्री होता है। ठीक है, तिरछे अक्षरों को 36 से एंटी क्लॉक दिशा में 75 डिग्री कोण पर लिखा जाता है। ज्यादातर ड्राफ्टमैन ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा अवनत अक्षरों को सुविधापूर्वक सुंदरता से लिख पाते हैं। तिरछे अक्षर इटैलिक शैली के अक्षर होते हैं। जो तिरछे अक्षर होते हैं किस शैली के अक्षर होते हैं? तो इटैलिक शैली के अक्षर होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अक्षरांकन पद्धति में अक्षरों की पंक्ति मोटाई एक समान होती है? तो कौन सी अक्षरांकन पद्धति है जिसमें अक्षरों की पंक्ति मोटाई एक समान होती है? तो ये है हमारी गोथिक शैली। गोथिक
अक्षर की जो मोटाई होती है दोस्तों, ये कैसी होती है, एक समान होती है। गोथिक अक्षरों की पंक्ति व मोटाई एक समान होती है। गोथिक शैली इन अक्षरों व अंकों के स्ट्रोक की मोटाई एक समान होती है। तकनीकी ड्राइंग में इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले क्वेश्चन आया था ना गोथिक शैली का, ABCDEFG दिया हुआ था और बताना था कौन सी शैली है, तो उसे हम बोलते हैं गोथिक शैली। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोमन शैली की बात करें दोस्तों, इस शैली से अक्षरण मोटी व पतली लाइनों में किया जाता है। इस शैली में जो अक्षरण किया जाता है मोटी व पतली लाइनों में किया जाता है। ठीक है, और इटैलिक शैली में इसमें अक्षरों को ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री दाएं झुकाकर लिखा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये 15 डिग्री दाएं की ओर झुकाया है, दाएं की ओर हमने झुकाया है कितना, 15 डिग्री। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इटैलिक शैली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अक्षरांकन पद्धति में d बराबर h/10 होता है? तो दोस्तों ये है हमारा टाइप बी। टाइप बी अक्षरांकन पद्धति में d बराबर क्या होता है, h/10 होता है। टाइप ए में क्या होता है, तो टाइप ए में होता है d बराबर h/14, और टाइप बी में क्या होता है, टाइप बी में होता है d बराबर h/10। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षरांकन बी विधि में पंक्ति मोटाई का मान, मतलब डी का मान क्या होता है, तो अक्षरांकन बी में क्या होता है, h/10 होता है। क्या होता है, h/10। h/14 ए में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षरांकन ए विधि में पंक्ति मोटाई का मान क्या होता है, तो h/14 होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाता है जिसमें वह निम्न में पढ़े या देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाता है जिसमें वह रेखा चित्र के नीचे से पढ़े या देखे जा सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सजावटी अक्षर जिनका उपयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता। दोस्तों सजावटी अक्षर जिनका उपयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट अक्षर। क्या बोलते हैं उसे हम, टेक्स्ट अक्षर बोलते हैं। दोस्तों टेक्स्ट शैली, इस शैली में भिन्न भिन्न प्रकार के सजावटी अक्षर होते हैं। इनमें पुराने अंग्रेजी अक्षर, जर्मन टेक्स्ट आदि शामिल है। तकनीकी ड्राइंग में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में कितना अनुपात सामान्यतः होता है? दोस्तों अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में सामान्यतः जो अनुपात होता है वो होता है कितना, 7:4 का होता है। कितना, 7:4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार मुख्य शीर्षक तथा ड्राइंग संख्या में कितनी ऊंचाई की अक्षर प्रयोग की जाती है? दोस्तों भारतीय मानक संस्थान के अनुसार मुख्य शीर्षक तथा ड्राइंग संख्या में जो है 6 से 12 mm ऊंचाई की अक्षर प्रयोग की जाती है। कितनी, 6 से 12 mm। दोस्तों भारतीय मानक संस्थान के अनुसार मुख्य शीर्षक तथा ड्राइंग संख्या में 6 से 12 mm की ऊंचाई प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है उसे हम बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। वह आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, वह ठोस आकृति जिनकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है प्रिज्म कहलाता है। यदि प्रिज्म का आधार चतुर्भुज है तो 4 सिराएं होगी और 4 फलक भी होंगे, यानी आकृति पर ही फलकों की संख्या क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, यदि प्रिज्म का आधार चतुर्भुज है तो उसकी 4 सिराएं होगी और 4 फलक होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायमेंशनिंग की इस विधि में न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है। इसको सही कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है कि सामने से व दाएं से आसानी से पढ़ा जा सके। तो दोस्तों यह विधि है हमारी अलाइंड सिस्टम। अलाइंड सिस्टम में वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है कि सामने से व दाएं से आसानी से क्या किया जा सके, पढ़ा जा सके। तो ये है हमारी अलाइंड सिस्टम डायमेंशनिंग। दोस्तों अलाइंड सिस्टम डायमेंशनिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है कि ये सामने तथा दाई ओर से पढ़ी जा सकती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायमेंशनिंग की इस विधि में न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के टूटे भाग में इस प्रकार लिखा जाता है कि उन्हें केवल सामने से ही आसानी से पढ़ा जा सके। दोस्तों यदि सामने से ही आसानी से पढ़ा जा सके तो उसे हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे हम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम डायमेंशनिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के टूटे भाग में इस प्रकार लिखा जाता है कि इन्हें केवल सामने से ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, और अलाइन सिस्टम में क्या था, सामने से और दाहिनी ओर दोनों तरफ से आसानी से पढ़ा जा सकता था। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायमेंशन की इस विधि में डायमेंशंस को एक के बाद एक सीध लेख में लिखा जाता है, वह बाद में ओवरऑल डायमेंशन भी लिख देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों चैन डायमेंशनिंग। क्या बोलते हैं इसे हम, चैन डायमेंशनिंग बोलते हैं। दोस्तों चैन डायमेंशनिंग में क्या होता है, डायमेंशन को एक के बाद एक सीध में लिखा जाता है
जैसे एक के बाद एक ऐसे सीध में लिखा जाएगा डायमेंशनिंग को, और बाद में ओवरऑल डायमेंशनिंग भी ऐसे करके लिखी जा सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं, चैन डायमेंशनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायमेंशनिंग की इस विधि को डेटम डायमेंशनिंग भी कहते हैं। दोस्तों डेटम डायमेंशनिंग भी किसको कहते हैं, तो डेटम डायमेंशनिंग जो है इसे हम बोलते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग को डेटम डायमेंशनिंग भी बोलते हैं। दोस्तों पैरेलल डायमेंशनिंग को डेटम डायमेंशनिंग भी कहते हैं। पैरेलल डायमेंशनिंग में सभी विमाएं रेखाएं एक समान बिंदु से शुरू होकर एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ भागों से सभी विमाएं संख्याएं एक ही दिशा में क्या होती है, मापी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कौन सा माप गलत तरीके से लिखा गया है, दोस्तों कौन सा माप है जो गलत तरीके से लिखा गया है, तो ऑप्शन बी वाला देखिए, ये जो माप है, ये वाला जो माप दिख रहा है, इसे हम गलत तरीके से लिखे हैं, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डायमेंशन लाइन व मेन ड्राइंग के बीच की दूरी कम से कम 8 mm होनी चाहिए, ना कि उसको स्पर्श करना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।